सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 27 पे कहा था कि ये जो मशीन है ना, इस मशीन से साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट मान रही है, सुप्रीम कोर्ट मान रही है अपने जजमेंट में कि इस मशीन से साफ सुथरा और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ये मशीन गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होना चाहिए था? इस मशीन को हटा दो, ये तो काम होना था। और जो मशीन गड़बड़ है उसको हटा दो, बात खत्म, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ये मानते हुए कि ये मशीन गड़बड़ है, इसको तो जो का तो रखा, इसके साथ में ये मशीन और जोड़ दे। आपको इस मशीन को क्यों जोड़ने की जरूरत है? इसी मशीन को हटाओ ना, खत्म करो कहानियां। लेकिन क्यों लोगों को मूर्ख बनाया जाए कि ये जो गड़बड़ी है भैया, इस मशीन को लगा के हमने गड़बड़ी दूर कर दी, जबकि ये मशीन की गड़बड़ है। लेकिन उस सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार है। सरकार करेगी, लोग बेईमान है, तो जनता को क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? क्या गूंगे बहरे की तरह, गुलामों की तरह, डरपोक लोगों की तरह मैं वोट डालता हूं और मेरी वोट को कोई भी लुट ले जाए, ये देखता रहूंगा? या मुझे एक इंसान, जिंदा इंसान की तरह ये जो गड़बड़ी पूरी हो रही है, इस पूरी गड़बड़ी को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए? बताओ। खत्म करने अगर आप अपनी वोट डालते रहो, अपनी पसंद के कैंडिडेट को डालते रहो, मशीन में उन्होंने फिट कर रखा, वो जिसको चाहेंगे उसको वोट जाएगी, तो मेरी वोट मेरी हो, क्योंकि मेरी नहीं है, मेरी वोट को लूटा जा रहा, तो क्या लोगों को इसको खत्म करने के लिए काम नहीं करना चाहिए? एक बात। दूसरी बात, जिस देश में आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, हम तो यहां सारे लगभग पढ़े लिखे हैं, तो फिर भी पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते कि ये मशीन कैसे काम करती है, ये मशीन कैसे काम करती है। पढ़े लिखे भी नहीं जानते, अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दो, यानी आधी से अधिक आबादी इस देश की जो अनपढ़ है वो तो जानती ही नहीं है, उसे तो पता ही कुछ नहीं है। और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी नहीं जानते कि ये मशीन कैसे काम करती है। इलेक्शन वाले दिन आप जाते हैं वोट डालने, आप बताया जाता भैया वो बटन दबा देना, आपने बटन दबाया, बत्ती जल गई, वोट पड़ गई। आपको पता नहीं आपकी वोट पड़ी भी है, नहीं भी पड़ी, कहां गई है, कहां गई, कुछ नहीं पता। और केवल आप ही नहीं, अनपढ़ ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पढ़े लिखे जज, हाई कोर्ट के पढ़े लिखे जज, इस देश के मजिस्ट्रेट, सेशन जज, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जितने प्रोफेसर है वो, जितने वकील है वो, सिवाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनकी गिनती थोड़ी सी है, उनके अलावा इस देश की पूरी आबादी ये नहीं जानती ये मशीनें कैसे काम करती हैं, कोई नहीं जानता। फिर भी इस देश में ये मशीनें लगातार इलेक्शन के लिए चल रही हैं। डूब के नहीं बढ़ जाना चाहिए इस देश के लोगों को कि तुम्हारी वोट और तुम्हारी वोट का तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी वोट कौन लूट के ले जा रहा। क्या अपने घर को भी ऐसे लूटने दोगे? और वोट जो है घर से कम कीमती नहीं है, ये वोट आपके घर से सबसे बहुत कीमती है। तो फिर पश्चिम बंगाल और दिल्ली में और पंजाब में कैसे जीत गई? हाँ, बार बार ये बात आती है कि पश्चिम बंगाल में कैसे जीत गई। देखिए ताकत कहां कहां है, इस चीज को समझने की जरूरत है। राजू जी, ताकत कहां कहां है? ताकत है, एक तो ये है ताकत का केंद्र, ये क्या है? केंद्र, यानी कि भारत सरकार। ठीक है, ये तो भारत सरकार है। और ये बाकी क्या है? ये क्या है? ये छोटे छोटे क्या है? ये सूबे, राज्य सरकार। ताकत किसके पास, कहां ज्यादा है ताकत? इसमें केंद्र में ज्यादा है या इस राज्य में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। इसमें ज्यादा है ना, तो गड़बड़ी कहां करनी चाहिए? सरकार को अगर सत्ता में बना रहना है, यूं कहो मोदी को, बीजेपी को सत्ता में बने रहना है, तो कहां करनी चाहिए गड़बड़?
जब लोकसभा का चुनाव हो। आज कृषि कानून बनाए सरकार ने, सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है उन कानूनों को बनाने का, क्योंकि वो अधिकार किसका है? इनका, राज्यों का। ठीक है ना, राज्यों का अधिकार है। लेकिन इसने छीन लिए क्योंकि ताकत इसके पास ज्यादा है, तो इनके अधिकार छीन कर इसने जो है कृषि कानून बना लिए पूरे देश को तबाह करने के लिए। एक पल को सोचो, अगर यहां नहीं होती मोदी सरकार और यहां सारे ही राज्यों में होती, चाहे सारे ही राज्यों में होती, तो क्या ये अधिकार छीन के बना सकती थी? संभव है क्या? एक बात तो कहां बेईमानी करेगी? वो बेईमानी करेगी लोकसभा में, या वहां करेगी जो एक बड़ा राज्य है, मजबूत राज्य है। वो कौन सा राज्य है? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है और योगी वगैरह इनको सत्ता का लग चुका है चस्का। और उत्तर प्रदेश आज की तारीख में बीजेपी का, आरएसएस का, हिंदू जो हिंदुत्व का उनका एजेंडा है उसका जो है ये एक प्रयोगशाला बन चुकी है। इससे पहला था गुजरात, अब गुजरात की जगह उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला बन गया। इसलिए उत्तर प्रदेश में ईवीएम से चुनाव करा के यहां गड़बड़ी करने की और फिर से सत्ता में लौटने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, अकेले में 80 लोकसभा सीट है, 31 सीटें हैं राज्यसभा की। कितने एमपी हो गए? 111 है। 111 एमपी जिस राज्य में है वो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा नहीं होगा? ये है जिसकी वजह से जो है उत्तर प्रदेश में ईवीएम की गड़बड़ी के बहुत बड़े चांस है। और अगर राज्यों में ना हो, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, अगर बेईमानी ना हो तो ईवीएम से भी जीत नहीं सकती बीजेपी, और बैलेट पेपर से तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। जो करती है वो यहां करती है। अब इसमें देखिए कैसे वो कर रही है। आपने देखा होगा किसी भी राज्य में अगर सरकार नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे कर्नाटक था, कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों को इस्तीफा दिला के और सरकार बना ली बीजेपी ने। ये पता नहीं कितने पैसे दिए, लेकिन ये कहा गया है कि पैसे दिए हैं। और एक विधायक जो करीब 10-12 करोड़ की कार खरीद के लाया था, तो ऐसा सुना जाता है, ऐसा माना जाता है कि शायद 100 करोड़ रुपए दिए, ऐसी हवा थी उस समय एक विधायक। तो बीजेपी पे क्या फर्क पड़ता? राज्यों में नहीं जीतेगी तो भी पैसे के दम पे विधायकों को खरीद कर सरकार बना लेगी, जैसा आपने देखा मध्य प्रदेश में भी हुआ, जैसा आपने देखा गोवा में हुआ। तो राज्य में हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, केंद्र में नहीं हारनी चाहिए। इसलिए ज्यादा संभावना ईवीएम से गड़बड़ी की यहां तो होनी है। और ये क्यों भी है? 373 लोकसभा सीटों पर 8000 से 18000 वोटें ज्यादा या कम थी इस 2019 के चुनाव में। अगर ईवीएम मशीन सही है कैसे निकल गई 8000 से 18000 वोट ज्यादा? आपके बराबर में तो येरा बदायूं में धर्मेंद्र यादव, उनकी जो है एक विधानसभा में 1,80,000 वोट पड़ी और जब गिनती हुई 1,80,000 निकली। अब बताओ, तो उसी दिन का उन्होंने कहा, उसी दिन शाम को जिस समय गिनती हो रही थी, बाहर आके मीडिया के लोगों से कहा उन्होंने कैसे हो रही है। तो हम लोगों को जो काम करना चाहिए, इस ईवीएम को हटाना चाहिए सारी पार्टियों का, और इस देश की सारी जनता का काम यह होना चाहिए, चुनाव भैया बैलेट पेपर से कराओ, ईवीएम से नहीं कराओ। और जो मैंने आपको फॉर्म दिए हैं वो इसी बात के हैं। ये जो फॉर्म है जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये फॉर्म, इसमें सामने की तरफ 10 लोगों के दस्तखत तो नाम होने हैं और पीछे की तरफ 15, तो कुल मिला के 25 लोगों के दस्तखत होने हैं। इसमें भी डर लगता है क्या लोगों को? ये किस बात के लिए है? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ के लगभग वोटर है, 15 से 16 करोड़, अगर इनमें से आधा वोटर भी हमें दस्तखत करके दे देगा, यानी लगभग 8 करोड़ लोगों ने भी हमें इस पर दस्तखत करके दे दिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके कैसे कहेंगे इस देश प्रदेश की आधी से अधिक आबादी नहीं चाहती कि ईवीएम से चुनाव हो, तो आप इसे खत्म क्यों नहीं करते? आज की तारीख में कैसे कहें?
क्या सबूत है आपके पास? लेकिन लोगों की मतलब डर की देखो, इस पर भी साइन करके नहीं दे रहे, हालांकि बहुत लोगों ने दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो आपकी पार्टी का है फार्म, राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी का। हाँ भैया, हमारी पार्टी का है। जब सारी पार्टियां मुर्दा हो गई, कोई भी ईवीएम के खिलाफ बोल नहीं रही, हम बोल रहे हैं हमारी पार्टी बोल रही है, तो हमारी पार्टी का नाम तो होगा ही होगा ना, राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी का। और हम आपसे यही तो कह रहे हैं कि इस पर दस्तखत करके हमें सपोर्ट करो। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप हमें वोट दो, वोट आप जिसको देना चाहते हो उसको दो, है या नहीं है? लेकिन तुम ये कहो कि पार्टी का नाम मतदान नहीं करेगा, क्योंकि पार्टी ही जब जिस लड़ाई को लड़ रही है, वो लड़ाई उसी नाम से लड़ी जाएगी, उसी नाम से जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अभी हम उसी आधार पर करेंगे। तो हम जो काम कर रहे हैं तरीका, अब इसमें बताइए क्या है, 25 लोगों को दस्तखत कराना, अपने मोहल्ले में हो जाते हैं 25 लोग, है नहीं है? इस पर साइन करवाओ, एक पर नाम है, फोन नंबर है, लोकसभा क्षेत्र और जिस राज्य का वो आगे दस्तखत, इतनी सी इंफॉर्मेशन। और उसके बाद में ये पीछे ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर इस फॉर्म को भरने के बाद इसका फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। इतना भी नहीं कर सकते लोग, मर तो नहीं गए हैं लोग, मुर्दा तो नहीं है, जिंदा ही है ना भाई। तो जिंदा अगर है तो दिखाना भी चाहिए उन्हें कि जिंदा है, इसलिए इस पर साइन करके भेज दें, ताकि हम वहां से कॉपी उसकी निकाल के कंप्यूटर से, और हमारे पास जब करोड़ों लोगों के दस्तखत होंगे तब सुप्रीम कोर्ट में लड़के इस ईवीएम को खत्म किया जाए। क्योंकि जिन पार्टियों की बात करें वो पार्टियां तो खत्म हो गई, पार्टियां तो मुर्दा हैं। एक चीज मैं क्यों कह रहा हूं पार्टियां मुर्दा हैं, ये आप देख रहे हो, मैंने ये लिखा है यहां पे, देखना, ये 1000, इसके आगे ये 200, और फिर इसके आगे आप इसे ऐसे कर सकते हैं 800। समझ में आ क्या है? ये 1000, ये 200 और ये 800। मैं क्यों कह रहा हूं सारी पार्टियां मर चुकी हैं, मुर्दा हैं। जितने एमपी हैं, किसी भी जाति के हो, किसी धर्म के हो, सारे के सारे इस देश पर बोझ है, कलंक है इस देश पर। कैसे कलंक है? मोदी 196 पेज के 2 वॉल्यूम में किताब बना के लेके आया, मैं पूरे देश को ऐसे बेचूंगा। लाइन दिया है, जिसमें रेलवे बिकेगा, जिसमें बीएसएनएल बिकेगा, जिसमें आपका जो ये भारत पेट्रोलियम में ये बिकेगा, जिसमें कॉनकॉर्ड बिकेगा, हर चीज को बेच रहा, और उसके लिए बाकायदा किताब छाप के लाया 196 पेज की 2 हिस्सों में, 2 वॉल्यूम में। कोई भी सांसद किसी भी पार्टी का या कोई भी पार्टी ये नहीं पूछती, जब कोई भी सरकारी संस्था बनाई जाती है, जो कहो कि सरकारी उद्योग अगर कोई भी बनाया जाता, उसके लिए संसद से पहले कानून पास करना पड़ता है, तब बनाया जाता। बिना संसद में कानून पास किए कोई भी सरकारी संस्थान बनाया नहीं जाएगा। तो ये नहीं पूछ सकते, जिस चीज को संसद ने बनाया, संसद की इजाजत के बिना तो बेच कैसे रहा? पूछना नहीं चाहिए लोगों को, पूछना चाहिए ना, नहीं पूछ रहा। और होगा क्या जब ये सारी चीज बिकेंगे? तो होगा क्या? मानो एक कंपनी जो सरकारी कंपनी है, उसमें 1000 लोग काम करते हैं, जैसे ही ये कंपनी प्राइवेट हाथों में भेज जाएगी, प्राइवेट हाथों में जैसे ही बिक जाएगी, उसी समय ये जो 800 नौकरियां हैं ना, ये खत्म हो जाएंगी, सिर्फ 200 नौकरियां रह जाएंगी। मतलब जैसे ही बिकेगी सरकारी कंपनी, अगर उसमें 1000 लोग काम करते हैं, 800 की नौकरी बिकते ही खत्म हो जाएगी, 200 रह जाएंगे। एक तो ये गणित है। अब दूसरा ये पूछा जाए, बीजेपी को कह रहे हैं हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, तो ये जो 1000 लोग काम कर रहे हैं, इसमें मुसलमान मुश्किल से 2-4% होंगे, बड़ी मुश्किल से, जी है ना। 2-4% का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा 25-30 लोग होंगे, 40 लोग, 50 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और बाकी अगर उसमें उसकी भी बात कर लो, ये रिजर्वेशन की भी, तो रिजर्वेशन 10-11% शेड्यूल कास्ट का और 10-11% ओबीसी का, उसमें कितने होंगे? 10-11% से लगा लीजिए आप 100-200, टोटल मिला के 200-250। मतलब मुसलमान और SC-ST को अगर मिला दिया जाए, ओबीसी को और उनको सबको मिला दिया जाए, सबका मिला के ज्यादा से ज्यादा इस 1000 में वो 300 लोग होंगे बस। ठीक है सर, 300 लोग। जब ये नौकरी गई
तो 800 लोगों की गई ना। अब आप मान लीजिए कि 800 में से 300 ये जो थे ये वाले भी चले गए, इनकी भी नौकरी गई ना। तो इन 800 में से 300 गए तो कितने बचे? 500। तो ये 500 तो हिंदुओं की भी नौकरी चली गई जो सारे गुलामी करते हैं। वो 500 जो हिंदू अपने आप को ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी है, उसी बीजेपी ने अगर एक कंपनी जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, और अब तक हुआ क्या है, देश में जितनी कंपनियां हैं मोदी जब से आया है जिनको बेच दिया, 16.5 लाख लोग सरकारी नौकरियों में उनको में काम करते थे, सरकारी उद्योगों में। उसने इन 7 सालों में जितना बेच दिया या जितनी नौकरी खत्म हो गई, आज की तारीख में 9.5 लाख यानी 7 लाख नौकरी खत्म हो गई। उन 7 लाख नौकरियों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम 5 लाख उन हिंदुओं की नौकरी चली गई जो ये मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो हिंदू की पार्टी है, हिंदू के लिए काम करती है। तो हिंदू को भी सोचना केवल मुसलमान की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, ओबीसी की दुश्मन नहीं है बीजेपी। बीजेपी हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन समझ नहीं है, ऐसी घुट्टी पी रखी है। ये है मैं जो चीज आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात के लिए लड़ रहे हैं। अगर देश बचेगा, ये संपत्ति बचेगी, तो ये सारी नौकरियां बच जाएंगी, 800 की 800 नौकरियां बच जाएंगी। अगर ये चली जाएगी तो कम से कम 500 नौकरियां हिंदुओं की चली जाएंगी, बाकी तो गई गई। इसके लिए लड़ना है, और ये तभी संभव हो सकता है जब बीजेपी को उखाड़ के फेंक दिया जाए पूरी तरह से और अच्छे लोग सत्ता में आ जाए, अन्यथा संभव नहीं। मायावती जी हैं